हेलो एवरीवन, दीप क्लासेज की ऑनलाइन पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। बेटा, हमारा जो चैप्टर चल रहा था राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, ठीक है, की जीवन रेखाएं, इस चैप्टर में हम कर रहे थे। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाओं में स्थल परिवहन के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद में स्थल परिवहन में हमने पढ़ा था सड़क परिवहन, रेल परिवहन तथा पाइपलाइन परिवहन के बारे में पिछली क्लास में हमने चर्चा की थी। और आज हमारा इसी में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं जो चैप्टर चल रहा है हमारा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं की जीवन रेखाएं, ठीक है, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। इसमें आज का हमारा टॉपिक है जल परिवहन। जल परिवहन, ठीक है। परिवहन का हमने पहला प्रकार स्थल परिवहन पढ़ा था, ठीक है। आज हम चर्चा करेंगे जल परिवहन के बारे में। देखिए बेटा, जल परिवहन परिवहन का जो सबसे सस्ता माध्यम है, ठीक है। यह क्या है? परिवहन का सबसे सस्ता माध्यम है, सबसे सस्ता माध्यम है, ठीक है। जल परिवहन परिवहन का सबसे सस्ता माध्यम है या परिवहन का सबसे सस्ता साधन है। इसमें परिवहन मार्ग निर्माण एवं रखरखाव की कोई समस्या नहीं होती है, ठीक है। जल परिवहन में परिवहन मार्ग निर्माण एवं रखरखाव की कोई समस्याएं नहीं होती है तथा भारी सामानों का सुरक्षित परिवहन इसके द्वारा होता है, ठीक है। भारत के अगर हम जल मार्ग की बात करें तो भारत में जो जल परिवहन है उसको दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। भारत में जल परिवहन को दो भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है। भारत के जल परिवहन को दो भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है। यहाँ पर एक तो है आंतरिक जल परिवहन, दो भागों में से एक तो है आंतरिक जल परिवहन, आंतरिक जल परिवहन, ठीक है। और दूसरा है बाह्य या फिर सामुद्रिक जल परिवहन, सामुद्रिक जल परिवहन, सामुद्रिक जल परिवहन, ठीक है। यहाँ पर बेटा सबसे पहले हम बात करेंगे आंतरिक जल परिवहन की। आंतरिक जल परिवहन भारत के सर्वाधिक आंतरिक जलमार्ग, अगर बात करें हम भारत के सर्वाधिक आंतरिक जलमार्ग कौन कौन से राज्यों में है तो उनमें सर्वाधिक जलमार्ग क्रमशः उत्तर प्रदेश, भारत के सर्वाधिक आंतरिक जलमार्ग उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, असम, केरल, आंध्र प्रदेश, असम, केरल, बिहार एवं उड़ीसा राज्यों में है, ठीक है। केरल, बिहार, उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा राज्यों में है, ठीक है। ये सर्वाधिक आंतरिक जल परिवहन वाले राज्य हैं। अगर बात करें आंतरिक जल परिवहन में नदियों एवं नहरों का सर्वाधिक योगदान है, ठीक है। आंतरिक जल परिवहन में सर्वाधिक योगदान किसका है? नदियों एवं नहरों का, ठीक है।
नहरों का सर्वाधिक योगदान है। ठीक है, आंतरिक जल परिवहन में नदियों एवं नहरों का सर्वाधिक योगदान है। ठीक है, नदियों और नहरों का सर्वाधिक योगदान है। इसके अंतर्गत अगर हम बात करें, इसके अंतर्गत भारत में लगभग कितना है, 14,500 किलोमीटर आंतरिक जल मार्ग है। ठीक है, भारत में लगभग 14,500 किलोमीटर आंतरिक जल मार्ग है। ठीक है, इसमें से लगभग 5,685 किलोमीटर, इसमें से लगभग 5,685 किलोमीटर का जो आंतरिक जलमार्ग है वह क्या है, मशीनीकृत नौकाओं द्वारा क्या होता है, उसका संचालन किया जाता है। ठीक है, मशीनीकृत नौकाओं द्वारा उनका संचालन किया जाता है। 14,500 किलोमीटर लंबे आंतरिक जलमार्ग में से केवल 5,685 किलोमीटर का जो आंतरिक जलमार्ग है उसमें मशीनीकृत नौकाओं द्वारा का संचालन किया जाता है। ठीक है, इसके बाद में भारत सरकार के द्वारा 27 अक्टूबर 1986 को भारतीय देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किया गया। कब? 27 अक्टूबर 1986 को। ठीक है, यहाँ पर 27 अक्टूबर 1986 को भारत सरकार के द्वारा क्या किया गया, भारतीय देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, भारतीय देशीय जलमार्ग प्राधिकरण। ठीक है, भारतीय देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किया गया। ठीक है, अब भारत में लगभग वर्तमान में क्या है, निम्न प्रकार के राष्ट्रीय जलमार्ग क्या हैं, संचालित हैं, जिनमें से प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्ग हैं जो निम्न प्रकार से हैं। देखिए कौन कौन से आंतरिक जलमार्ग हैं। ठीक है, आंतरिक जल परिवहन। ठीक है, इसमें प्रमुख आंतरिक जल परिवहन, सबसे पहले जो जल परिवहन है NW, नेशनल वाटरवेज, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1। ठीक है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जो कि कहाँ पर है, गंगा नदी में हल्दिया से इलाहाबाद तक, हल्दिया से इलाहाबाद। ठीक है, हल्दिया से इलाहाबाद कहाँ पर, गंगा नदी पर। गंगा नदी में इसकी कुल लंबाई की बात करें तो कितनी है, लगभग 1620 किलोमीटर। ठीक है, इसकी लंबाई है लगभग 1620 किलोमीटर। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 हल्दिया से इलाहाबाद के मध्य गंगा नदी में। ठीक है, और इसकी लंबाई है 1620 किलोमीटर। ठीक है, इसके बाद में दूसरा जलमार्ग है नेशनल वाटरवे 2। ठीक है, जो कि कहाँ पर है, असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर सादिया से धुबरी पट्टी, सादिया से धुबरी। ठीक है, जो कि असम में है, कहाँ पर, ब्रह्मपुत्र नदी पर, ब्रह्मपुत्र नदी पर। ठीक है, इसकी कुल लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई है 891 किलोमीटर। ठीक है, इसकी लंबाई है 891 किलोमीटर। ठीक है, नेशनल वाटरवेज 2 सादिया से धुबरी पट्टी, असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर, इसकी लंबाई है 891 किलोमीटर। ठीक है, अगला राष्ट्रीय जलमार्ग है
नेशनल वाटरवेज 3, ठीक है, नेशनल वाटरवेज 3 जो कि केरल में कोल्लम से कोटापुरम, कोल्लम से कोटापुरम, कोल्लम से कोटापुरम, इसकी कुल लंबाई कितनी है? 205 किलोमीटर, ठीक है, जो कि पश्चिमी तटीय नहर पर स्थित है, ठीक है। इसके बाद में अगला राष्ट्रीय जलमार्ग है नेशनल वाटरवेज 4, ठीक है, नेशनल वाटरवेज 4 जो कि कहाँ पर है? यहीं पर काकीनाडा से पुदुचेरी, काकीनाडा से पुदुचेरी, काकीनाडा से पुदुचेरी, ठीक है। यह इसकी कुल लंबाई है 1078 किलोमीटर, ठीक है, 1078 किलोमीटर है इसकी कुल लंबाई। और यह कहाँ, किस पर स्थित है? गोदावरी कृष्णा नदियों के विस्तार क्षेत्र में, ठीक है, वहाँ पर है। नेक्स्ट जलमार्ग है नेशनल वाटरवेज 5, ठीक है, राष्ट्रीय जलमार्ग 5 जो कहाँ पर है? मातई नदी पर, ठीक है, मातई नदी महानदी डेल्टाई पैनल में, ठीक है, महानदी डेल्टाई पैनल में चैनल में ब्राह्मणी नदी तथा पूर्वी तटीय नहर के साथ यहाँ पर ब्राह्मणी नदी का जो विशेष विस्तारीय क्षेत्र है वहाँ पर, ठीक है, लगभग 588 किलोमीटर, ठीक है, 588 किलोमीटर लंबा, ठीक है। इसके बाद में आता है अगला बेटा, यहाँ इसके बाद में है आंतरिक जलमार्ग के बाद में बाह्य या सामुद्रिक जल परिवहन, ठीक है। इसके पहले बेटा बाह्य और सामुद्रिक जल परिवहन के पहले कुछ और भी अन्य कुछ आंतरिक जलमार्ग हैं, जैसे कि मांडवी नदी, जुआरी नदी, ठीक है, कंबर जुआ, सुंदरवन, बराक नदी पर, ठीक है, इन पर यहाँ पर भी कुछ आंतरिक जलमार्ग संचालित किए जाते हैं। इन सब के अतिरिक्त जो विदेशी व्यापार है, ठीक है, जो कि भारतीय तटों पर स्थित बंदरगाहों के माध्यम से किया जाता है। विदेशी व्यापार जो भारत के समुद्रिक तट पर स्थित बंदरगाहों के माध्यम से किया जाता है, उनसे लगभग देश का 95% व्यापार क्या होता है? इन सामुद्रिक बंदरगाहों के द्वारा ही किया जाता है, सामुद्रिक बंदरगाहों के द्वारा किया जाता है, जो कि मुद्रा के रूप में लगभग कितना प्रतिशत है? 68%, ठीक है, मुद्रा के रूप में, ठीक है। देश का लगभग 95% व्यापार समुद्रों के या सामुद्रिक बंदरगाहों के माध्यम से या सामुद्रिक जल परिवहन के माध्यम से किया जाता है, जिसमें मुद्रा के रूप में अगर बात करें तो 68% क्या किया जाता है? मुद्रा के रूप में सामुद्रिक जल परिवहन के द्वारा व्यापार किया जाता है, ठीक है। इसके बाद में अगला है बाह्य समुद्री जल परिवहन, ठीक है, बाह्य या सामुद्रिक जल परिवहन। देखिए बेटा, बाह्य या सामुद्रिक जल परिवहन की बात करें हम तो यहाँ पर भारत की संपूर्ण तट रेखा की लंबाई, भारत की तट रेखा की लंबाई भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? 7,516.6 किलोमीटर, ठीक है। भारत की सामुद्रिक तट रेखा की या जलीय सीमा की लंबाई है वो कितनी है? 7,516 किलोमीटर लंबी है। इस तट रेखा के साथ भारत के तट पर लगभग 12 प्रमुख और लगभग 200 लघु और मध्यम
ठीक है, लघु और मध्यम प्रकार के बंदरगाह क्या है, यहाँ पर संचालित होते हैं। ठीक है, समुद्री बंदरगाह जो बाह्य या सामुद्रिक जल परिवहन है, उसके अंतर्गत भारत की जो सामुद्रिक तटरेखा की लंबाई है वह कितनी है, 7516.6 किलोमीटर, जिस पर भारत के लगभग 12 प्रमुख बंदरगाह और लगभग 200 लघु और मध्यम श्रेणी के बंदरगाह क्या है, यहाँ पर संचालित है। जो क्या है, देश के ये प्रमुख बंदरगाह देश का लगभग 95% विदेशी व्यापार संचालित करते हैं। ठीक है, अभी मैंने बताया था देश का लगभग 95% जो विदेशी व्यापार है वो क्या है, इन प्रमुख बंदरगाहों के द्वारा संचालित किया जाता है। ठीक है, अब इन प्रमुख बंदरगाहों में कौन कौन से ऐसे बंदरगाह हैं जो यहाँ पर स्थित हैं, भारत के इस सामुद्रिक तटों पर स्थित हैं, इन प्रमुख बंदरगाहों के बारे में चर्चा करेंगे और कौन सा बंदरगाह विशेष रूप से किसके लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ये सब इनके बारे में एक बार मानचित्र के माध्यम से हम प्रमुख बंदरगाहों की स्थिति को भी देखते जाएंगे और कौन सा बंदरगाह किसके लिए प्रसिद्ध है। ठीक है बेटा, देखिए बेटा ये 12 प्रमुख बंदरगाह कौन कौन से हैं, एक बार इनको देखते हैं एक एक करके और इनकी स्थिति, भारत में कौन सा बंदरगाह कहाँ पर स्थित है। ठीक है, यह देखते हुए ये प्रमुख बंदरगाह किस किस लिए प्रसिद्ध हैं ये देखते हैं मानचित्र के आधार पर। देखिए बेटा, समझने का प्रयास करना है एक बार। ठीक है, यहाँ पर ये श्रीलंका है। ठीक है, अब भारत का जो ये सामुद्रिक तटरेखा है, ठीक है, इस तटरेखा की कुल लंबाई कितनी है, अगर प्रमुख तटीय सीमा की लंबाई की बात करें तो 6100 किलोमीटर है। ठीक है, लेकिन द्वीपों सहित भारत की संपूर्ण तटरेखा की लंबाई कितनी है, 7516.6 किलोमीटर। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। अब यहाँ पर जो 12 प्रमुख बंदरगाह हैं, ठीक है, ये 12 प्रमुख बंदरगाह कौन कौन से हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे कांडला बंदरगाह की। ठीक है, कांडला बंदरगाह जो कि कहाँ पर स्थित है, गुजरात में। ठीक है, कांडला बंदरगाह कहाँ पर स्थित है, गुजरात में। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में या देश को आज़ाद होने के बाद में जो कच्छ, गुजरात में कच्छ नामक स्थान पर कांडला बंदरगाह क्या किया गया, पहले बंदरगाह के रूप में स्वतंत्रता के पश्चात यह विकसित किया गया था। और देश के विभाजन के बाद में या देश आज़ाद हो जाने के बाद में जब भारत और पाकिस्तान के रूप में देश के बंटवारे हुए थे, उसके पश्चात जब कराची बंदरगाह क्या था, पाकिस्तान में चले जाने के कारण कराची बंदरगाह की कमी को पूरा करने के लिए यहाँ पर क्या किया गया था, कांडला बंदरगाह को विकसित किया गया था। ठीक है, तथा मुंबई बंदरगाह पर जो दबाव बढ़ रहा था, व्यापारिक दबाव, उस व्यापारिक दबाव को कम करने के लिए कांडला बंदरगाह की स्थापना की गई थी। ठीक है, इसी कांडला बंदरगाह को किस नाम से जाना जाता है, और दीनदयाल बंदरगाह के नाम से, ध्यान रखना, दीनदयाल पत्तन भी कहा जाता है, पंडित दीनदयाल पत्तन के नाम से भी जाना जाता है। कांडला बंदरगाह को ही पंडित दीनदयाल पत्तन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यह एक ज्वारीय बंदरगाह है। ठीक है, कैसा है, ज्वारीय।
ठीक है, यह एक ज्वारीय पत्तन है या ज्वारीय बंदरगाह है। ठीक है, अब यह इसका जो व्यापारिक क्षेत्र है, ठीक है, या फिर किन किन क्षेत्रों को ये क्या करता है, जल परिवहन की सुविधाएं प्रदान करता है, भारत के कौन कौन से राज्यों को यह जल परिवहन सुविधाएं प्रदान करता है। तो कांडला जो बंदरगाह है ये उत्तर भारत के जो राज्य है गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, ठीक है, इन सभी राज्यों को तथा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन सभी राज्यों को क्या करता है, ये बंदरगाह की सुविधाएं प्रदान करता है तथा यहाँ पर होने वाले सभी प्रकार के औद्योगिक एवं खाद्यान्नों के आयात निर्यात को संचालन कौन करता है, कांडला बंदरगाह करता है। ठीक है, इसके बाद में अगला आता है, नेक्स्ट बंदरगाह है मुंबई पत्तन। ठीक है, मुंबई पत्तन, यह मुंबई बंदरगाह है। ठीक है, मुंबई बंदरगाह जो कि क्या है, देश का सबसे बृहत्तम बंदरगाह है तथा यह प्राकृतिक रूप से खुला और विस्तृत एवं सुचारू पोताश्रय प्रदान करता है। ठीक है, सबसे अगर बात करें भारत का सबसे व्यस्ततम बंदरगाह कौन सा है, तो वह भी मुंबई बंदरगाह है। ठीक है, और इस बंदरगाह के अधिक परिवहन को ध्यान में रखते हुए ही यहाँ पर इसके समीप दूसरा पंडित जवाहरलाल नेहरू पत्तन की स्थापना की गई। जवाहरलाल नेहरू पत्तन, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू पत्तन विकसित किया गया था। क्यों? इस मुंबई बंदरगाह के भार को कम करने के लिए, परिवहन भार को कम करने के लिए यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह विकसित किया गया, जो कि क्या करता है, पूरे क्षेत्र को एक समूह के रूप में या समूह बंदरगाह के रूप में सुविधा प्रदान करता है। इसी के साथ साथ यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के बाद में नीचे आता है गोवा में मार्मुगाओ पत्तन। मार्मुगाओ पत्तन, ठीक है, मार्मुगाओ पत्तन या मार्मुगाओ बंदरगाह है। ठीक है, यह बंदरगाह है मुख्य रूप से किसके लिए प्रसिद्ध है, देश का महत्वपूर्ण बंदरगाह है ये भी, और यह देश का लगभग क्या करता है, आधा लौह अयस्क का निर्यात करता है। लगभग 50% लौह अयस्क का निर्यात है, 50% लौह अयस्क निर्यात किससे होता है, केवल और केवल मार्मुगाओ बंदरगाह से किया जाता है। ठीक है, देश का लगभग 50% लौह अयस्क का निर्यात मार्मुगाओ बंदरगाह से किया जाता है। ठीक है, इसके बाद में अगला आता है न्यू मंगलोर बंदरगाह है। ठीक है, यहाँ पर न्यू मंगलोर बंदरगाह है, जो कि कहाँ पर स्थित है, कर्नाटक में। ठीक है, कर्नाटक में स्थित जो न्यू मंगलोर बंदरगाह है, यह भी क्या है, लौह अयस्क के निर्यात के लिए ही प्रसिद्ध है तथा यह बंदरगाह क्या करता है, कर्नाटक में स्थित जो कद्रेमुख खान है, उस कद्रेमुख खान से प्राप्त लौह अयस्क का क्या करता है, निर्यात करता है। ठीक है, इसके पश्चात अंत में सुदूर दक्षिण पश्चिम में, ठीक है, यहाँ पर सुदूर दक्षिण पश्चिम में बंदरगाह आता है कोच्चि बंदरगाह। ठीक है, सुदूर दक्षिण पश्चिम में यहाँ पर आता है कोच्चि बंदरगाह, केरल में, कोच्चि पत्तन। ठीक है, केरल में सुदूर दक्षिण पश्चिम में स्थित है ये कोच्चि पत्तन, जो कि क्या है, एक लेगून झील के मुहाने पर स्थित है। ठीक है,
लेगुन पर स्थित है या लेगुन झील के मुहाने पर स्थित एक प्राकृतिक बंदरगाह है। यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है, ठीक है, प्राकृतिक बंदरगाह है। लेगुन झील के मुहाने पर स्थित एक प्राकृतिक पोताश्रय है, ठीक है। इसके बाद में आता है पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाहों में। पूर्वी तट पर स्थित तमिलनाडु के यहाँ दक्षिण पूर्व में, तमिलनाडु के दक्षिण पूर्व में स्थित बंदरगाह है तूतीकोरिन बंदरगाह है, ठीक है, तूतीकोरिन। तूतीकोरिन पत्तन, ठीक, तूतीकोरिन पत्तन जो कि कहाँ पर स्थित है? तूतीकोरिन पत्तन तमिलनाडु के यहाँ पर दक्षिण पूर्व में स्थित बंदरगाह है तूतीकोरिन, दक्षिणी पूर्वी छोर पर स्थित है। यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है, ठीक है, यह भी एक प्राकृतिक बंदरगाह है तथा इसकी जो पृष्ठभूमि है बहुत ही समृद्ध पृष्ठभूमि है तथा यह बंदरगाह अपने पड़ोसी देश जैसे श्रीलंका है, यहाँ पर मालदीव है, इनको भी क्या करता है? श्रीलंका, मालदीव तथा भारत के जो तटीय राज्य हैं उन सभी तटीय क्षेत्रों को वस्तुओं के व्यापार को संचालन का कार्य कौन करता है? तूतीकोरिन बंदरगाह करता है, ठीक है। इन सभी के श्रीलंका, मालदीव तथा यहाँ पर जो इसके समीप के स्थित जो भारत के राज्य हैं, ठीक है, यहाँ के क्षेत्रों का व्यापार का संचालन कौन करता है? तूतीकोरिन बंदरगाह है, ठीक है। इसके बाद में अगला आता है चेन्नई बंदरगाह, ठीक है। चेन्नई बंदरगाह है, ठीक है, थोड़ा ऊपर ज़्यादा ले लिया अपने। चेन्नई बंदरगाह है, ठीक, चेन्नई बंदरगाह है। यहाँ पर चेन्नई बंदरगाह जो कि क्या है? देश का सबसे प्राचीन कृत्रिम बंदरगाह है, सबसे प्राचीन कृत्रिम बंदरगाह है, ठीक है, सबसे प्राचीनतम कृत्रिम बंदरगाह है तथा व्यापार की मात्रा एवं यहाँ पर लदे हुए सामान के अंतर्गत या उन व्यापारिक भार की दृष्टि से देखें तो यह मुंबई बंदरगाह के बाद में देश का दूसरा बड़ा बंदरगाह है, ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। किसके बाद में? माल भार की दृष्टि से मुंबई बंदरगाह के बाद में चेन्नई बंदरगाह है, देश का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है, ठीक है। इसके बाद में अगला आता है विशाखापट्टनम बंदरगाह, ठीक है, विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम बंदरगाह है, ठीक है, या फिर विशाखापट्टनम पत्तन, ठीक है। विशाखापट्टनम पत्तन जो क्या है? स्थल से घिरा गहरा एवं सुरक्षित बंदरगाह है, ठीक है, और यह भी क्या है? लौह अयस्क के रूप में, लौह अयस्क निर्यात के रूप में विकसित किया गया बंदरगाह था। इसके बाद में आता है विशाखापट्टनम के बाद में ओडिशा में पारादीप बंदरगाह है, ठीक है, पारादीप बंदरगाह है जो कि कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। और यह पारादीप बंदरगाह भी विशेषतः क्या है? लौह अयस्क का निर्यात करता है, ठीक है, यह भी क्या करता है? लौह अयस्क का लौह अयस्क निर्यात करता है, ठीक है, पारादीप बंदरगाह भी लौह अयस्क का निर्यात करता है विशेष रूप से। इसके बाद में यहाँ पर आता है कोलकाता बंदरगाह, ठीक है, यहाँ पर ठीक है, कोलकाता
पत्तन, ठीक। कोलकाता बंदरगाह है यह एक की क्या है, अंतः स्थलीय नदीय बंदरगाह है, ठीक है। अंतः स्थलीय नदीय बंदरगाह है। यह पत्तन गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के एक विशाल बेसिन पर स्थित है तथा यहाँ की जो पृष्ठभूमि है, समृद्ध पृष्ठभूमि या समृद्ध क्षेत्र है जो गंगा नदी बेसिन का और ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन का, उन नदी बेसिन क्षेत्रों को क्या करता है, सेवाएं प्रदान करता है। कौन सा बंदरगाह है, कोलकाता बंदरगाह है, ठीक है। उनको सेवाएं प्रदान करता है तथा ज्वारीय पत्तन होने के कारण यह बंदरगाह क्या है, ज्वारीय पत्तन होने के कारण तथा हुगली नदी के तलछट जमाव से इसे नियमित रूप से क्या किया जाता है, सफाई की जाती है। तलछट जमाव के कारण इसकी नियमित रूप से सफाई करनी पड़ती है और इसी कारण से इस बंदरगाह पर जो व्यापारिक भार है उसको कम करने के लिए, व्यापारिक भार को कम करने के लिए यहाँ पर कोलकाता में हल्दिया बंदरगाह है। हल्दिया बंदरगाह की स्थापना की गई है, ठीक है। कोलकाता में यहाँ पर कौन से बंदरगाह की, हल्दिया बंदरगाह की स्थापना की गई है। कोलकाता बंदरगाह के बढ़ते हुए भार को कम करने के लिए हल्दिया बंदरगाह को एक सहायक बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया है, ठीक है। इस प्रकार से ये प्रमुख सामुद्रिक जल परिवहन है जो कि देश के लगभग 95% अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को क्या करते हैं, संचालित करते हैं। विदेशी व्यापार का संचालन करते हैं जो कि मुद्रा के रूप में कितना प्रतिशत है, लगभग 68% है। यह व्यापार मुद्रा के रूप में लगभग 68% है, ठीक है। अगला है बेटा नेक्स्ट वायु परिवहन। वायु परिवहन की चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। थैंक यू।